हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एक नए टॉपिक जो कि ई गवर्नेंस है, जो कि MPPSC मेंस के जो सिलेबस है उसका थर्ड पेपर का जो खंड बा यानी कि जो खंड बा है उसी के एक इकाई यानी कि यूनिट 2 का ही एक जो आपने टॉपिक देखा होगा, विज्ञान तकनीकी एवं जनशास्त्र का जो पेपर है, पेपर थर्ड, उसी से रिलेटेड एक यूनिट 2 में एक टॉपिक है ई गवर्नेंस। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ई गवर्नेंस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे देखते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना, जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई शासन की दिशा में पहला कदम था। तो ई गवर्नेंस का क्या आशय है फ्रेंड्स, कि सारी चीज़ों को ऑनलाइन करना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आप ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार के द्वारा कोई भी योजना वगैरह चलाई जा रही है, ठीक है, और उसका यूज आप जैसे मान लीजिए कि पेंशन वगैरह का ही ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई भी योजना, चाहे फिर विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं जिसका फॉर्म ऑनलाइन ही भर दिया जाता है, या विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं वगैरह होती हैं जिनका जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, या कोई भी सेवा जो आपको ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का जो है आप लाभ उठा पाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत उसे ही ई गवर्नेंस या फिर ई शासन कहा जाता है। ठीक है, आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं। विद्यालय में दाखिला हो या बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं जो है हिंदी में उपलब्ध हैं। इस दिशा में सब अभी शुरुआत ही हुई है, तथा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सभी मूलभूत मूलभूत सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जो है कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेंगी, जिससे समय, धन एवं श्रम की बचत होगी तथा देश के विकास में योगदान मिलेगा। यानी कि सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि चाहे वो इंटरनेट से मिलने वाली हो या फिर मोबाइल में या इंटरनेट के माध्यम से जो सभी प्रकार की सेवाएं यदि मिलना शुरू हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि जो मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही सरल होगा। इससे श्रम भी मतलब मेहनत भी लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट घर बैठे बैठे मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर के माध्यम से सारी सुविधाओं का वे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धन की भी बचत होगी क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ेगा उन्हें, ठीक है, घर बैठे बैठे सारी सेवाएं मिल जाएंगी और उससे उनका समय भी बचत होगा। ठीक है, और अब देखते हैं ई गवर्नेंस के उदय के कारण, यानी ई गवर्नेंस जो है इसका कंसेप्ट क्यों आया, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि कंसेप्ट लाना पड़ा ई गवर्नेंस का। तो सबसे पहला कारण है शासन का जटिल होना। यानी कि पहले क्या हुआ करता था, जब चीज़ें ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी तो शासन काफ़ी जटिल हुआ था। यानी कि सरकारी सेवाएं देने के लिए सरकार को जो है काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता था लोगों तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। क्योंकि कई बार देखने को ये आता था कि सरकार के द्वारा कोई योजना यदि चालू की जाती है तो उसका लाभ जो है सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। लोगों को यदि पैसे ही देना है, सरकार को देना चाहती है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर क्या होता था कि बिचौलिए बीच में आकर के या फिर अधिकारी वगैरह जो है बीच में, मतलब कई बार देखने को लीकेज मिलता था कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा देखने को मिलता था जब ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब ऑनलाइन चीज़ें होना शुरू हुई तो शासन जो काफ़ी इजी हो गया। ठीक है, सरकार को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में लोगों तक काफ़ी इजी, मतलब कि सरल हो गया है। ठीक है, तो शासन का जटिल होना, इस कारण से भी ई गवर्नेंस का उदय हुआ। और दूसरा, सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि। यानी कि सरकार जो है, सरकार होती है जो, नागरिक सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकारें जो है कोई भी बने लेकिन अपनी सुविधाओं को जो है बहुत ही सरल बना दे। ठीक है, आसानी से चीज़ों का लाभ लोगों को मिल सके, नागरिकों को, सरकार की द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को। तो क्या हुआ कि जब
लोगों की अपेक्षा सरकार से बढ़ने लगी, तो ऐसी कंडीशन में ई गवर्नेंस का उदय हुआ। यानी कि जब ई गवर्नेंस आया तो लोगों को जो है आसानी से चीज़ों का लाभ मिलना शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य, यानी कि ई गवर्नेंस जो है इसके इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं, जिससे ऑनलाइन चीज़ों का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी नोट्स के पर्पज़ से यहाँ आप देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जीएसटी से संबंधित कार्य कर सकते हैं ऑनलाइन, बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ई गवर्नेंस के थ्रू आप जो है ऑनलाइन बनवा सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम ऐसे आते हैं, चाहे वो सरकारी योजनाओं को लाभ लेना हो या फिर किसी प्रकार की ज़रूरी सुविधाओं का जो है आप तक पहुंचाना हो सरकार को, तो वो सारी चीज़ें ई गवर्नेंस के अंतर्गत कार्य वो उसके लिए किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से। इसके बाद देखते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार। ई गवर्नेंस जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो ई गवर्नेंस 4 प्रकार की होती है और चारों की एक अलग प्रणाली तथा कार्य श्रृंखला होती है जिसके तहत वह कार्य करती है। इसमें एक पूरा सिस्टम बना होता है जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए मदद करता है। इसके लिए कुछ इस प्रकार से जो है ई गवर्नेंस के प्रकार हैं। G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसके तहत क्या होता है, सरकार सरकार जो होती है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो केंद्र सरकार है, यदि अपने के अलग अलग राज्य की सरकारों से जो है आपस में बात करती है ऑनलाइन वगैरह के माध्यम से। ठीक है, किसी भी प्रकार की योजना के संबंध में या किसी भी प्रकार की जो है योजना लागू करने के लिए या फिर कोई जो है बातचीत स्थापित करने के लिए संवाद, तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या G2G ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार ने नागरिक या सरकार और जनता के बीच स्थापित बातचीत को G2C कहते हैं। यानी कि इसके तहत क्या होता है, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसके माध्यम से सरकारें जो है आम जनता के साथ कनेक्ट करती हैं। ठीक है, चाहे वो विभिन्न प्रकार की लाभ योजनाओं को लाभ दिया जाना हो नागरिकों को। ठीक है, या अलग अलग प्रकार की जो है लोगों से संवाद स्थापित करना हो, तो इसके माध्यम से G2C के माध्यम से सरकार जो है आम जनता के साथ या आम नागरिकों के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद है G2B होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर G2C एरर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पर G2B होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि व्यवसायियों से या फिर कोई भी जैसे वगैरह दुकान वगैरह दुकानदार वगैरह या किसी बिजनेस उद्यम वगैरह या बिजनेसमैन वगैरह से सरकार को यदि संवाद स्थापित करना होता है या पारदर्शिता लानी होती है बिजनेस के माहौल में, तो इसमें गवर्नमेंट टू बिजनेस G2V कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन के साथ या फिर लोगों दुकानदारों के साथ या बिजनेस वर्ल्ड में सरकार क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, संवाद स्थापित करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, तो वहाँ पर G2V ई गवर्नेंस आता है। इसके बाद G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एम्प्लॉई यानी कि कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए जो ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है जब, तो उसे G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई ई गवर्नेंस के अंतर्गत ये कहा लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ई गवर्नेंस के चरण। ई गवर्नेंस के चरण कौन कौन से हैं, तो विभिन्न शोध अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि ई गवर्नेंस मौलिक रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों की नेटवर्किंग के विकास से जुड़ा हुआ है। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 4 चरणों से हुई है। कौन कौन से चरण हैं जिसके माध्यम से ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला है तो कंप्यूटरीकरण। कंप्यूटरीकरण में क्या है, तो पहले चरण में व्यक्तिगत कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ सभी सरकारी कार्यालय में पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किए गए। कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आई। क्या हुआ कि ई प्रोसेसिंग का जो पहला चरण था उसमें सबसे पहले क्या किया गया, सरकारों के द्वारा जो है सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था की गई। ठीक है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन कार्य सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से किया जा सके। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो है नेटवर्किंग।
इस चरण में कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और डेटा के प्रवाह के लिए एक हब के माध्यम से जोड़ा गया। यानी कि पहले तो कंप्यूटर की व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा सरकारी कार्यों में, उसके बाद नेटवर्किंग की व्यवस्था की गई। अच्छा एक नेटवर्किंग हो जिसके माध्यम से जो है कंप्यूटरों का यूज किया जा सके और लोगों के में डेटा का जो है डेटा का एक विभाग से दूसरे विभाग स्थानांतरण आसानी से किया जा सके, इसके लिए नेटवर्किंग की व्यवस्था की गई सरकारी संगठनों में। फिर ऑनलाइन उपस्थिति, तीसरा चरण इसमें क्या था, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ वेब पर उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों का रख रखाव किया गया। आमतौर पर इन वेब पृष्ठों वेबसाइटों में संगठनात्मक संरचना, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रकाशन संबंधित सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य और दृष्टि विवरण के बारे में जानकारी होती थी। यानी इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो वेबसाइट के माध्यम से हो या फिर विभिन्न प्रकार की जो है वेबसाइट हो या फिर वेब पेज वगैरह हो, तो उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो है ऑनलाइन दर्ज की जा सकती थी, ठीक है, जिससे जो है काफ़ी ईजिली काम किया जा सके सरकारी ई गवर्नेंस का, ठीक है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट क्या है, अगला चरण ऑनलाइन अंतर क्रियाशीलता, ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी जो है, इसके माध्यम से भी ऑनलाइन उपस्थिति का एक स्वाभाविक महत्व सरकारी संस्थाओं और नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संचार चैनलों का खोला जाना था। इस चरण का मुख्य उद्देश्य डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करके सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफेस के दायरे को कम करना था। मतलब कि ऑनलाइन कई प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने वगैरह के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऐसे प्रदान कर दिए गए कि ऑनलाइन ही लोग उस फॉर्म को डाउनलोड करें, उसको भरें और सबमिट करें, जिससे जो है व्यक्तियों को डायरेक्ट सरकारी विभागों में जाने की आवश्यकता, सरकारी संस्थाओं में जाने की आवश्यकता ना पड़े और इससे लोगों के समय बचत और श्रम तीनों की ही जो है लाभ होता था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ई गवर्नेंस के लाभ। ई गवर्नेंस यदि चूंकि आया है तो इसके लाभ कौन कौन से हैं, तो ई गवर्नेंस शासन में सुधार है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है। दूसरा है ई गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और उत्कृष्ट सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाता है। यह सरकार में सरलता और दक्षता और जवाबदेही भी लाता है। फिर है आईसीटी के उपयोग के माध्यम से शासन को व्यापक व्यापार प्रक्रिया के साथ संयुक्त रूप से पुनर्व्यवस्थित करने से जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण, संरचनाओं में सरलीकरण और विधियों और नियमों में बदलाव होगा। ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए लाभप्रद है क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर द्वार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यानी कि ई गवर्नेंस के लाभ के अंतर्गत क्या, तो आप देखेंगे कि ई गवर्नेंस का जैसे जैसे ई गवर्नेंस का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि सरकार को अपनी योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचाने में ईजिली सरलता हो रही है। भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली है क्योंकि लोगों को जब ऑनलाइन ही सभी चीज़ें सुविधाएं मिल जा रही हैं तो उनको दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाना पड़ता है और इससे क्या होता है कि उनके जो उन्हें घूस वगैरह या रिश्वत वगैरह देने की जो बात ही नहीं आती उन्हें, क्योंकि डायरेक्ट सीधे ऑनलाइन ही चीज़ों का लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नागरिकों के लिए जो सरकार सेवाएं उपलब्ध कराना चाहती है तो उन्हें ईजिली वो सारी चीज़ें लाभ मिल जाती है, ठीक है, और इससे जो सेवाओं में भी बेहतरी होती है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं उद्देश्य क्या है, यानी कि ई गवर्नेंस का उद्देश्य लाने का क्या था सरकार का, तो नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, ठीक है। दूसरा है पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन। पारदर्शिता यानी कि लोगों के बीच किसी प्रकार का थर्ड पार्टी काम ना करे, सरकार और नागरिक सीधे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं ऑनलाइन से ही, ठीक है। और जो है जवाबदेहिता का पालन करना, यानी कि कोई व्यक्ति यदि सरकार से कोई चीज़ चाह रहा है, सरकार जो जवाबदेह किसके प्रति है, जनता के प्रति सरकार है जवाबदेह, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है, ठीक है। तो जवाबदेही बनती है सरकार की जनता के प्रति। तो यदि इससे क्या होता है, ऑनलाइन चीज़ें आने से सरकार में जो और जनता के बीच पारदर्शिता बनती है और जवाबदेहिता तय होती है कि यदि जनता ने सरकार को चुना है तो क्या सरकार जनता को योजनाओं का लाभ जो है सही तरीके से पहुंचा पा रही है कि नहीं पहुंचा रही है, और यदि नहीं पहुंचा रही है तो उसकी जवाबदेहिता तय होती है इससे, ठीक है। और सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जाता है इसका
ई गवर्नेंस जो है इसके माध्यम से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक और सशक्त बनाया जाता है और शासन दक्षता में सुधार हुआ है ई गवर्नेंस के कारण। और व्यापार और उद्योग के साथ भी इंटरफेस में सुधार हुआ है, यानी कि व्यापार और उद्योग धंधे भी काफ़ी ईजी ही जो है चल पाते हैं, किसके कारण, ई गवर्नेंस के कारण। ठीक है। डिजिटल इंडिया पहल, अब डिजिटल इंडिया पहल क्या है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। यह भारत के डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और डिजिटल इंडिया के केंद्र में 3 मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से? प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा, गवर्नेंस व मांग आधारित सेवाएं, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। यानी कि डिजिटल इंडिया जो है सरकार के द्वारा आपने देखा होगा कि जो है मोदी गवर्नमेंट केंद्र सरकार में भी है। जब से मोदी सरकार आई है तो उसने डिजिटल इंडिया पहल लागू किया है। इसके तहत क्या है, तो ये जो है डिजिटल इंडिया कौन सा विभाग देखता है इसको, कौन संचालित करता है इस विभाग को, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। और इसका मेन जो है, इसके 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? कि डिजिटल इंडिया के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए जो सुविधाओं का है एक बुनियादी ढांचा तैयार करना, यानी कि कौन कौन सी किस किस प्रकार की सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए उसका एक रोड मैप तैयार करना। ठीक है। एक तो ये प्रमुख क्षेत्र है डिजिटल इंडिया के केंद्र में। और दूसरा है गवर्नेंस व मांग आधारित सेवाएं, यानी कि लोगों की जो मांग आधारित सेवाएं का अर्थ ये है कि यदि जनता को किसी प्रकार की सेवा चाहिए, ठीक है, या किस प्रकार का शासन चाहिए, तो डिजिटल इंडिया के तहत जो है ये भी पूरा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, यानी कि जब डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को डिजिटली ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के कारण वो चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं, या सरकारी योजनाओं के प्रति भी जो है जागरूकता लोगों में बढ़ती है। ये सब किसके कारण सफल हो पाया है, तो डिजिटल इंडिया के तहत। ठीक है। इसके बाद जो है ई गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं, यानी कि ई गवर्नेंस सरकार जो है ई गवर्नेंस, चूँकि विस्तार तो हो रहा है ई गवर्नेंस, लेकिन इसके संबंधित चुनौतियां क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण ये बहुत जो है विस्तार में नहीं वो हो पा रहा है लागू, ठीक है, एक्टिवेट या फिर लागू नहीं हो पा रहा। तो उसमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, तो सबसे पहला अवसंरचना। इसके तहत बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी जो सुविधाओं का अभाव, यानी ई गवर्नेंस, चूँकि सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन आज भी देखने में ये मिलता है कि कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके वगैरह हैं, ठीक है, जो जहाँ पर जो है बिजली, इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं नहीं होने के कारण लोगों को जो है सरकारी योजनाओं का जो ऑनलाइन जो सरकारें लाभ देना चाहती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है। तो अवसंरचना या बुनियादी ढांचा वगैरह काफ़ी कमज़ोर जो है ग्रामीण इलाकों वगैरह में देखने को मिलता है, जो एक बहुत ही बड़ी चुनौती है ई गवर्नेंस के लिए। ठीक है। दूसरा है लागत। ई गवर्नेंस हेतु किए जाने वाले उपाय महंगे होते हैं और इनके लिए भारी सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में परियोजनाओं के लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है। यानी कि जो ई गवर्नेंस को यदि जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से यदि सरकारों को लाभ दिलाना है जनता तक, तो चूंकि ये एक बहुत ही लागत प्रभावी चीज़ है, यानी इसमें जो काफ़ी पैसे खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो सरकार को कंप्यूटर वगैरह छोटे छोटे इलाकों में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा देनी होगी, बिजली वगैरह की सुविधा देनी होगी। ठीक है। तभी जा कर के टावर वगैरह व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जा कर के ऑनलाइन लोगों को ऑनलाइन पहुँच बनेगी वहाँ पर। और इस सभी चीज़ों के लिए ये सुविधाएं देने के लिए सरकार को काफ़ी जो है लागत खर्च करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसलिए एक लागत वाली योजना है ई गवर्नेंस को लागू करना। इसके बाद गोपनीयता और सुरक्षा, यानी डेटा लीक होने से बचाना भी जो है, चूँकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो सभी प्रकार के डेटा जो है ऑनलाइन ही पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकारों का जो एक ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकारों के सामने, कि जो डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज हो रहा है सर्वर पर, तो उसे लीक होने से कैसे बचाया जा सके, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है ई गवर्नेंस के सामने। फिर है डिजिटल डिवाइड। इसकी ये क्या है डिजिटल डिवाइड के अंतर्गत क्या आता है, तो ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने वाले और इन सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या के मध्य बहुत अधिक अंतराल है।
डिजिटल विभाजन जनसंख्या के अमीर गरीब पुरुष महिला शहरी और ग्रामीण आदि क्षेत्रों में देखा जाता है। इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है, तभी ई गवर्नेंस के लाभों को समान रूप से उपयोग किया जाएगा। क्या है कि डिजिटल डिवाइड का अर्थ ये है कि आप देखेंगे कि जरूर ई गवर्नेंस भले ही जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से ज़्यादातर सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन ये जो है लोगों के बीच अंतराल है, यानी कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन सुविधाओं का जो है लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है और गांवों में निवासरत करती है, तो वो उन तक जो है ऑनलाइन सुविधाओं का पहुंच नहीं हो पाती। तो ये जो गैप है एक पढ़े लिखे लोगों के बीच या फिर जो जागरूक लोगों के बीच और जो गैर जागरूक लोगों के बीच एक अंतर है, इसको जो है डिजिटल डिवाइड कहा जा सकता है। क्योंकि डिजिटल रूप से ये लोग बहुत जागरूक नहीं होते, क्योंकि या तो ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या गांव में निवासरत होने के कारण इन तक जो है ऑनलाइन सुविधाओं की पहुंच नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस प्रकार से डिजिटल डिवाइड को कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं। अमीर गरीब, क्योंकि अमीर व्यक्ति जो है ऑनलाइन सुविधाएं उसके पास संभव है कि हो सकती हैं, मोबाइल की व्यवस्था हो सकती है, नेट की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था, लेकिन गरीब वर्ग के व्यक्ति के पास कई बार देखने को मिलता है कि उनके पास ना मोबाइल होता है ना इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। तो इस प्रकार से डिजिटल डिवाइड को देख सकते हैं। और शहरी जो है और ग्रामीण क्षेत्र में देख सकते हैं कि शहरी लोगों ज़्यादा थोड़ा सा जागरूक होते हैं इन सब चीज़ों के मामले में, क्योंकि वो पैसे में भी काफ़ी सक्षम होते हैं। और ग्रामीण इलाकों में थोड़ी सी आप देखेंगे कि वहाँ पर जागरूकता कम होती है ऑनलाइन जो है कोई भी लाभ लेने के लिए। ठीक है, और इसके बाद इसके अंतर का मतलब क्या है, डिजिटल डिवाइड का जो हम अंतर देख रहे हैं, चाहे वो अमीर गरीब के बीच है, पुरुष महिला के बीच हो या फिर शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है। तभी जो है ई गवर्नेंस को सभी लोगों तक जो है समान रूप से ई गवर्नेंस के माध्यम से लाभों को जो है पहुंचाया जा सकेगा। इसके बाद सुझाव क्या क्या है, ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, कैसे प्रभावी तौर पर इसे लागू किया जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ई शासन की पहल ज़मीनी हकीकत की पहचान और विश्लेषण करके की जानी चाहिए। और दूसरा है सरकार को विभिन्न हितधारकों और अर्थात नौकरशाहों, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि के लिए उचित व्यवहार विशिष्ट और प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ई गवर्नेंस से संबंधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में कंप्यूटर क्लाउडिंग की एक बड़ी भूमिका है। क्लाउड कंप्यूटिंग न केवल लागत में कमी लाने का एक उपकरण है, बल्कि नई सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होने के साथ ही शिक्षा प्रणाली में सुधार और नई नौकरियों अवसरों के सृजन में भी मदद करता है। क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई गवर्नेंस भारत जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यानी कि सुझाव ये सरकार जो है ई गवर्नेंस को लागू करने के प्रति कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ई शासन यानी कि ई गवर्नेंस की पहल के लिए सरकार को ज़मीनी हकीकत को पहचानने की आवश्यकता है कि वहाँ पर क्या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जिसके माध्यम से सरकार जो सुविधाएं देना चाहती है लोगों तक वो उस तक पहुंच पाएंगी। तो सबसे पहले ज़मीनी हकीकत ही सरकार को देखने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के सुझाव हैं जो ई गवर्नेंस को लागू करने में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ई गवर्नेंस की कुछ प्रमुख पहल। ई गवर्नेंस जो आपने इतना सुना ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस के तहत कुछ सेवाएं जो है अलग अलग मान लीजिए राज्यों या फिर सरकारों के द्वारा दी जाती हैं, तो उसमें से कुछ प्रमुख पहल हम देख सकते हैं। जैसे ई सेवा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक सेवा दी गई है। जैसे इसे सरकार से नागरिक और ई बिजनेस से नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सभी सेवाओं को उपभोक्ताओं और नागरिकों से संबंधित सरकारी विभागों से जोड़कर सेवा वितरण के बिंदु पर ऑनलाइन जानकारी प्रदान की जाती है तथा फिर इन सेवाओं को ऑनलाइन वितरित किया जाता है। यानी ई सेवा के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार की यह एक पहल है। इसके माध्यम से ऑनलाइन विभिन्न प्रकार की सेवाओं को जो है सरकार के द्वारा जनता तक पहुँचाया जाता है। ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म ई सेवा करके आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद है दूसरा ई कोर्ट। ई कोर्ट क्या है, इस परियोजना को न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे जो है मिशन मोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर न्यायिक सेवाएं प्रदान करना है।
यानी कि इसके तहत जो न्यायिक रूप से सेवाओं को ऑनलाइन ही ई कोर्ट के थ्रू प्रदान करना होता है। ठीक है। इसके बाद ई जिला, इसे जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एमएमपी का उद्देश्य जिला स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आय और जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन आदि प्रदान करना है। यानी कि ई जिला योजना भी जो है एक प्रकार से लोगों तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदान किया गया है। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे कि लोक सेवा जो है लोक सेवा केंद्र होते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के आवेदन लिए जाते हैं। ठीक है। और उन्हें पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है और उसे उसकी समय अवधि भी होती है कि उस समय अवधि में उस योजना को जो है लाभ जनता तक पहुँचाया जाना है। ठीक है। इसी प्रकार से ई ऑफिस, इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कार्यालयों में कम से कम कागज के उपयोग द्वारा सरकार की परिचालन क्षमता में सुधार करना है। यानी कि इसके माध्यम से ई ऑफिस के माध्यम से भी जो है कार्यालयों में कम से कम कागज़ का उपयोग करके सारे कामों को ऑनलाइन ही डायरेक्ट कंप्यूटर में ही करना होता है और कागज़ का कम से कम उपयोग करना होता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि कागज़ों की बचत होती है और जो है सरकारी जो एक प्रकार से धनराशि भी बचत होती है, क्योंकि कागज़ वगैरह खरीदना नहीं पड़ता और सारे काम कंप्यूटर पर ऑनलाइन ही हो जाते हैं, तो इससे एक प्रकार से धन की भी बचत होती है। फिर आगे क्या है, केंद्र सरकार की ई गवर्नेंस से संबंधित जो है प्रमुख योजनाएं, इसमें क्या है, तो इसमें केंद्र सरकार की ई गवर्नेंस से संबंधित प्रमुख योजनाओं में उमंग करके एक है। उमंग ऐप आप लोगों ने शायद सुना होगा, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसके तहत जो है उमंग ऐप जो है, इसमें सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सरकार की कई सारे जो है विभाग हैं, उनसे रिलेटेड योजनाओं का लाभ जो है इस उमंग पोर्टल के माध्यम से जो है सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के आवेदन वगैरह कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो है सेवाएं इसमें दी गई हैं, चाहे वो महिला पेंशन से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, महिला बाल विकास से रिलेटेड हो, पर्यटन से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से, पुलिस से, सभी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो विभागों से रिलेटेड योजनाएं हैं, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है उमंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। और इसके माध्यम से सेवाएं दी जाती है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस के तहत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है। ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर भी आपने शायद सुना होगा, आप लोगों के मोबाइल में शायद डाउनलोड भी होगा। तो इसके माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट को आप विभिन्न, जैसे मान लीजिए मार्कशीट वगैरह है आप लोगों की, ठीक है, स्कूल वगैरह की, या फिर अपने आधार कार्ड वगैरह को, या पेन कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या विभिन्न प्रकार के जो आपके डॉक्यूमेंट है, इसे डिजी लॉकर के माध्यम से आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करके उसमें रख सकते हैं। और ये पूरी तरीके से मान्य होते हैं, क्योंकि ये डिजी लॉकर केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रकार से लागू किया गया जो है प्लेटफॉर्म है बनाया गया, जिसके माध्यम से आप डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट को सभी को मोबाइल में रख सकते हैं। ठीक है। और ये एक प्रकार से जो है प्रमाणित दस्तावेज होते हैं। ठीक है। तो सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए हैं, जिसके माध्यम से ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा ई गवर्नेंस से संबंधित नोट्स तैयार करने में। ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक पर, डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।